नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रिपल एस बी जेई सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस को, जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है डी ट्रिपल एस बी में। ये जो क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी पीवाईक्यू रहेंगे। इसमें केवल करंट अफेयर्स को चेंज किया गया है, जो 2024 और 25 का कर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन जो है सेम रहेंगे। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो डी ट्रिपल एस बी जेई है, यह टीयर 1 और टीयर 2 यानी 2 CBT एग्ज़ाम कराता है। ये जो आप लोगों को कराया जा रहा है जीके जीएस, यह केवल टीयर 1 में आता है। ये जो रहेगा आप लोगों को सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए कॉमन है, इसलिए आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। यह जो CBT 1 होगा, इसमें जो है 200 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो 1 मिनट आप लोगों को से टाइम मांगता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जो टीयर 1 रहेगा, इसमें जो है 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आएंगे और 100 टेक्निकल जो है 100 जो है नॉन टेक का आएंगे। ठीक, तो 100 टेक्निकल का आते हैं, 100 नॉन टेक। टेक्निकल जो है ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल है इसके अकॉर्डिंग आएगा, जबकि जो नॉन टेक रहेगा ये तीनों ब्रांच के लिए कॉमन होगा। तो जो जीके जीएस है ये आएगा 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 20 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 20 नंबर का आता है और इंग्लिश 20 नंबर का आता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी इस सीरीज में मिलेगी केवल जीके जीएस, क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ा सकता था, लेकिन मोबाइल से जो है वो पढ़ाने में दिक्कत होता है, खासकर रीजनिंग। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों को रीजनिंग दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मतलब इस सीरीज में केवल जीके जीएस मिलेगा। तो जो 20 क्वेश्चन आप लोगों को ये मिलेगा, ये केवल डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए ये सीरीज है। और यह ध्यान रखना है कि क्योंकि जीके जीएस जो है बहुत ब्रॉड है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस सीरीज को फॉलो कीजिए, इसका सॉल्यूशन जो है डिटेल में दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि जो है जीके जीएस बहुत ज़्यादा है। आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए और उसे जो है ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु का जो है विस्थापन शून्य है तो उस पर लगाई गई शक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ये तो बिल्कुल सही है कि यदि किसी वस्तु का जो विस्थापन यानी शून्य है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई वहाँ पर आ गई, तो उस पर लगाया गया जो शक्ति है या कार्य, उस पर जो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये तो राइट है। इसमें क्या पूछा था, गलत पूछा है। सेकंड क्या है, यानी बी क्या है, शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है और शक्ति की इकाई वाट है, तो बिल्कुल है। यानी पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। बिल्कुल यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 वाट इक्वल 2 जूल पर सेकेंड, तो नहीं, 1 वाट जो होगा 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होगा। तो कथन जो है ये यानी बी जो है यहीं इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत है। ठीक, जो सी क्या है, ऊर्जा प्रकृति में कई रूपों में मौजूद होती है, तो बिल्कुल होती है। जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा और कार्य की इकाई समान होती है, तो बिल्कुल डी भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यही, क्योंकि यहाँ जो है कथन पूछा था कि गलत कौन सा है। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। गाइस, मेहनत बहुत लगती है PDF बनाने में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो आप लोगों को और अच्छी बनाने के लिए दिल करता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए। तो कार्य का जो फार्मूला होता है F × D × cos थीटा हो गया। इसका जो इकाई होता है ये जूल है। जूल जो है, जब 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर जो है विस्थापित किया जाए तो उसे जो है 1 जूल कहते हैं। सेकेंड है शक्ति यानी पावर। पावर जो को रिप्रेजेंट करते हैं P से। जो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का फार्मूला हो गया। इसके जो एक SI यूनिट होती है ये वाट होती है। 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। एनर्जी देख लेते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और जो कार्य है इन दोनों की इकाई जो है समान होती है, जूल, जिसे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऊर्जा के
रूप तो गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, तापीय, रासायनिक, नाभिकीय आदि हैं। विशेष तथ्य थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे जो केवल है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज यानी बदला जा सकता है। न ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्ट बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इलाहाबाद और नैनी के बीच वायु परिवहन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? 1911 में, 1903 में, 1885 में या 1890 में। तो ये शुरू हुआ है 1911 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो भारत में प्रथम वायु जो डाक सेवा है यानी फर्स्ट एयर मेल सर्विस 18 फरवरी 1911 को जो है आरंभ की गई थी। यह उड़ान जो है इलाहाबाद, जिसे अब क्या कर दिया गया है प्रयागराज, से नैनी के बीच हुई थी। इस ऐतिहासिक उड़ान में जो है फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट हैं, इन्होंने उड़ाया था। इस विमान में जो है 65 यानी 6500 पत्र यानी लेटर्स ले जाए गए थे। यह उड़ान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी की थी और फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट इन दी वर्ल्ड माना जाता है। विश्व का प्रथम विमान तो ये किसने बनाया? तो राइट्स बंधु जो ब्रदर्स हैं यानी राइट्स ब्रदर ने 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक यूएसए में पहला सफल जो है हवाई जहाज उड़ाया था। भारत की प्रथम जो वायु डाक सेवा है यह 1911 में शुरू की गई थी, जो इलाहाबाद स्टेशन नैनी 18 फरवरी 1911 हेनरी पिकेट वहीं है और यह जो है दुनिया की पहली एयरमेल उड़ान मानी जाती है। और भारत की जो पहली वाणिज्यिक विमान सेवा है यह 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने कराची से बम्बई, जिसे अब मुंबई कर दिया है, यहाँ तक विमान उड़ाकर टाटा एयरलाइंस, जिसे बाद में एयर इंडिया कर दिया गया, इसकी जो है फाउंडेशन नींव रखी थी। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ पपीती। पपीती त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपको बताना है। पारसी के द्वारा, सिख के द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा या जैन के द्वारा। ये मनाया जाता है पारसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पपीती पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार जो है वास्तव में नए वर्ष नवरोज या नवरोज से एक दिन पहले मनाया जाता है। पपीती शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द पतेत से लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है पश्चाताप, रिपेटेंस। इस दिन पारसी लोग बीते वर्षों में किए बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हैं और नए साल की शुरुआत अच्छे कार्यों से करने की संकल्प लेते हैं। इसके अगले दिन नवरोज पारसी न्यू ईयर बड़े उल्लास से मनाया जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक ये थे जरथुस्त्र। पारसी धर्म की प्रमुख पुस्तक क्या है? तो यह अवस्था। प्रमुख उपासना स्थल यह फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। भारत में पारसी समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई और गुजरात है। 2021 से भारत सरकार पारसी न्यू ईयर नवरोज को राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार मानकर गैजेटेड हॉलीडे घोषित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ब्लेंड फॉर मर्सियल ट्रेडिशनल टेम्पल रिचुअल एंड फॉक परफॉर्मेंस इन उड़ीसा, झारखंड, बंगाल। कौन सा नृत्य उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का युद्ध कला, मंदिर रीति और लोक परंपरा का मिश्रण है? कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, सत्रिया डांस है या छऊ डांस है? तो ये है छऊ डांस। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। तो छऊ डांस यानी छऊ डांस जो है यहाँ उड़ीसा हुआ, जिसे उड़ीसा कहते हैं। झारखंड पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य युद्ध कला, मार्शल आर्ट, मंदिर परंपराओं, टेम्पल रिचुअल्स और लोक परंपराओं, फॉक परफॉर्मेंस का अनोखा मिश्रण है। इसमें जो है मुखौटे, मास्क, तलवार, ढाल के साथ युद्ध कला जैसे आंगिक भाव दिखाए जाते हैं। छऊ नृत्य मुख्यतः रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। इसके जो है 3 प्रमुख रूप हैं,
सरायकेला छाऊ यह जो है झारखंड में, पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज जो है यह जो मयूरभंज छाऊ है यह उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। यूनेस्को की मान्यता छाऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। वेशभूषा इसके आकर्षक पोशाक, मुखौटे और पारंपरिक आभूषण प्रयोग होते हैं। वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, शहनाई, मोहरी का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो है शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया जो है असम का है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। 1998 में, 2000 में, 1995 में या 2005 में। तो इसकी स्थापना जो होती है ये होती है 2005 में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है खेलों में डोपिंग, प्रतिबंधित दवाओं, पदार्थों का उपयोग को रोकना, निष्पक्ष खेल को भावना जो है उसे बढ़ाना है। यह एजेंसी जो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत कार्य करती है। नाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों को और कोड का पालन करती है। इसका जो मुख्यालय है नाडा का यह है नई दिल्ली में, जबकि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी स्थापना 1999 में मॉन्ट्रियल कनाडा में होती है। यह इसका जो उद्देश्य है वाडा का खेलों से डोपिंग को समाप्त करना है। नाडा के कार्य क्या है? तो डोपिंग टेस्ट करवाना है, खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों की जानकारी देना है, एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर जो है खिलाड़ियों पर कार्रवाई करना है। ये कार्य हुआ नाडा का। भारत सरकार ने 18 एंटी डोपिंग बिल पास किया है जिसे नाडा को विधित शक्तियाँ मिली है। अब नाडा खिलाड़ियों को सजा देने और कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यह किस वर्ष पारित किया गया था आपको बताना है। 1885 में, 1872 में, 1867 में, 1878 में। तो ये पारित किया गया था 1878 में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन जो उस समय था उसके शासनकाल में जो है पारित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है यह जो है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ती आलोचनाओं का रोकना था। इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बिना कारण बताए जब्त या बंद कर सकती थी। यह अधिनियम विशेष रूप से बंगाल, उत्तर भारत, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी अखबारों को दबाने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के खिलाफ भारतीय नेताओं, पत्रकारों और आम जनता में कड़ा विरोध हुआ। लॉर्ड लिटन इसका कार्यकाल जो था 1876 से 1880, 1876 से 1878 इसी के समय जो है भीषण अकाल पड़ा, ग्रेट फेमिनाई। 1877 में दिल्ली दरबार, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट हुआ। 1871 में आर्म एक्ट। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अंग्रेजी प्रेस को इस एक्ट से छूट दी गई थी जिससे भेदभाव स्पष्ट हुआ। इस कानून ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका और मजबूत कर दिया। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस काले कानून को रद्द कर दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन टिल द एज ऑफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस आयु तक दिया जाता है आपको बताना है। 45 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो ये दिया जाता है 45 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का जो है सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार है। यह पुरस्कार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा 1998 से जो है प्रदान किया जा रहा है।
यह पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पृथ्वी विज्ञान आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम आयु के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्हें दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद राशि और एक प्रशस्ति जो पत्र है यह प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1894 से 1955 CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले महानिदेशक थे। कौन? शांति स्वरूप भटनागर जी। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के आधारभूत ढांचे की स्थापना में इन्होंने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। CSIR को देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1942 में होती है। इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल मेंशन द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। संसद में प्रयुक्त भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 116 में या 112 में, 122 में या आर्टिकल 114 में या आर्टिकल 120 में? तो यह है आर्टिकल नंबर जो 120 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद की कार्यवाही जो है हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी, लेकिन किसी सदस्य को यदि अपनी मातृभाषा में बोलने की आवश्यकता हो तो सभापति, राज्यसभा में चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर है, इनकी अनुमति से वह जो है अपनी जो है मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। भारतीय संविधान ने जो है हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज और अंग्रेजी को जो है सहभाषा के रूप में संसद में मान्यता दी है। ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक। अनुच्छेद नंबर 343 हिंदी, इसमें जो है देवनागरी लिपि भारत की राजभाषा होगी, इसका वर्णन किया गया है। जो आर्टिकल नंबर 344 है इसमें जो है आधिकारिक भाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन है इसका वर्णन है। 120 में जो है आर्टिकल नंबर 120 में संसद में प्रयुक्त भाषा जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी। 210 में जो है राष्ट्रीय विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा है और 351 में जो है हिंदी भाषा का संवर्धन है। नेक्स्ट है, द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC वाज इनकरप्टेड इन द ईयर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991 में, 1994 में, 1999 या 2003 में? ती हुई है 1994 में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना जो होती है 1994 में भारत सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के जो वर्ग हैं माइनॉरिटी के लिए जो है वित्तीय सहायता और उनकी जो है विकास योजनाएं जो है यानी विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसे प्रदान करना। यह जो है निगम माइक्रो फाइनेंस और लोन स्कीम के माध्यम से शिक्षा हुआ, स्वरोजगार हुआ, उद्यमिता हुआ, जिसे को बहुत बढ़ावा देता है। NMDFC के अंतर्गत विशेष योजना, ऋण कार्यक्रम छोटे व्यवसायियों, स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और छात्रवृत्ति के लिए भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, द डिस्टिंक्ट ओशियन जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीज शार्पली इज कॉल्ड। समुद्र का वह क्षेत्र जहाँ लवणता तेजी से बढ़ती है, आपको बताना है क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन, हाइड्रेशन, इंसोलेशन या हेलोक्लाइन। तो ये कहलाता है हेलोक्लाइन ही। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। हेलोक्लाइन समुद्र का वह क्षेत्र है जहाँ जो है सैलिनिटी अचानक तीव्र बदलाव होता है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचली समुद्र जो जल परतें हैं यहाँ पर पाया जाता है। हेलोक्लाइन क्षेत्र में उच्च या निम्न लवणता वाले पानी की परतें अलग हो जाती हैं और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मिश्रण कठिन हो जाता है। इसे जो है समुद्री जल विज्ञान ओशियनोग्राफी में महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्योंकि यह जो है पानी के घनत्व व तापमान समुद्री जीवों को प्रभावित करता है। ओशियन जोन्स बेस्ड ऑन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। थर्मोक्लाइन वह क्षेत्र जहाँ तापमान तेजी से घटता है, ध्यान रखना है। हेलोक्लाइन वह क्षेत्र जहाँ लवणता तेजी से बढ़ती या घटती है, और जबकि जो साइक्लोक्लाइन है वह क्षेत्र जहाँ घनत्व यानी डेंसिटी जो है तेजी से बदलती या अक्सर थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन का संयोजन होता है। और जबकि जो हेलियोक्लाइन की विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। तो यह जो है समुद्र में ऊपरी 200 से 3 मीटर तक आमतौर पर स्थित लवणता है। हेलियोक्लाइन अक्सर जो है 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। यह समुद्री जीवन और जल परिसंचरण पर प्रभाव डालता है। द एक्जिम फॉर्मेशन इज डेवलप्ड बाई। एक्जिम फॉर्मेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है आपको बताना है। इसको के द्वारा, ईएसए के द्वारा, नासा के द्वारा या नन ऑफ द एबव के द्वारा। तो विकसित किया गया है इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। एक्जिम जो 4 मिशन ये जो है एक अंतरिक्ष मिशन है यानी स्पेस मिशन है, जिसे जो है नासा और एक्जिम स्पेस के सहयोग से विकसित किया गया है। यह मिशन कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट निजी अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में आता है। एक्जिम 4 मिशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग, अंतरिक्ष पर्यटन और वाणिज्यिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस मिशन में आम नागरिकों, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। नासा देख लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1998 में होती है। 1998 में ही DRDO की स्थापना भी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह USA में है। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। प्रमुख जो मिशन है अपोलो हुआ, जो मून मिशन लैंडिंग है, स्पेस शटल हुआ, हब्बल टेलीस्कोप, मार्स रोवर मिशन इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी जो उपाधि स्वीकार करने पर रोक है। आर्टिकल नंबर 15(2) में, या आर्टिकल 22(2) में, या आर्टिकल 18 के 3 में, या आर्टिकल 19 के 1 में। तो यह है जो आर्टिकल नंबर 18 का 3 है। इसमें जो है विदेशी उपाधि जो स्वीकार की करने पर रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आर्टिकल 18 के 3 भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विदेशी उपाधि यानी टाइटल जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों में समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है। यह अनुच्छेद राज्य और नागरिकों के बीच भेदभाव रोकने, शाही या विदेशी उपाधियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लागू किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 को 2 देख लेते हैं। यह अनुच्छेद जो है राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध करता है। विदेशी उपाधियों के स्वीकार से संबंधित यह नहीं है। जबकि जो आर्टिकल नंबर 22 का 2 है, इसमें जो है यह अनुच्छेद जो है रोकथाम यानी गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नियमों से संबंधित है। जो आर्टिकल 19 का 1 है, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार यानी अभिव्यक्ति, धर्म, सभा, संघ, आवागमन की स्वतंत्रता जो है इससे संबंधित है। इन विच ईयर वायसराय जो हार्डिंग वाज बॉम्ब्ड इन दिल्ली। दिल्ली में वायसराय जो हार्डिंग पर बम फेंका गया, कब फेंका गया आपको बताना है। 1901 में, 1905 में, 1912 या 1908 में। तो फेंका गया है 1912 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो वायसराय हार्डिंग पर दिल्ली में बम हमले की घटना जो है 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। इस हमले को दिल्ली के लाहौर रोड कनॉट प्लेस के पास अंजाम दिया गया। हमले में वायसराय को चोट आई, लेकिन वह जो जीवित रहे। इस हमले के पीछे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ संगठन जैसे कि जवान भारत सभा थे। यह घटना क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें अंग्रेजों की सुरक्षा में कड़ा ध्यान देने की आवश्यकता जताई। वायसराय हार्डिंग पूरा नाम जो है इसे कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। फर्स्ट बॉर्न हार्डिंग ऑफ पेंसवर्थ। कार्यकाल जो था 1910 से 1916। महत्वपूर्ण योगदान ये जरूर पूछेगा।
नई राजधानी नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली का निर्माण और 1911 में दिल्ली दरबार इसी के कार्यकाल में। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रतीक थी, जो दिल्ली बम हमले का महत्व है। इस अंग्रेजी सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने और क्रांतिकारी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया। अन्य तथ्य देख लेते हैं तो 1911 में नई दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया। दिल्ली का निर्माण जो वास्तुकार था ये था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। कुंभलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन, जो कुंभलगढ़ का किला है वह कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये है राजस्थान में। कुंभलगढ़ का जो किला है यह राजस्थान का जो राजसमंद जिला है इसमें स्थित है। यह किला जो है 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ किला रिपुंज पहाड़ियों अरावली हिल पर स्थित है। इसे महल और किलेबंदी का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह किला विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत आता है। इसे जो है भारत का महान दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी दीवार की लंबाई जो है लगभग 36 किलोमीटर है। स्थापना जो होती है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने। विशेषता क्या है कि किले की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। इसमें लगभग 360 मंदिर स्थित है। भौगोलिक महत्व, किला जो है अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। प्राकृतिक सुरक्षा के लिए 1100 मीटर से अधिक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में जो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के तहत जो है यह शामिल किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर वाज क्रिएटेड इन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कब बनाया गया? आपको बताना है 2010 में, 2002 में, 2000 में, 2006 में। तो बनाया गया है 2006 में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2006 में बनाया गया। इसका जो उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हुआ, कल्याण और वित्तीय शक्तियों के लिए नीतियों और योजनाएं बनाना है। पहले अल्पसंख्यक मामलों को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत देखा जाता था। 2006 में इसे जो है अलग मंत्रालय बनाकर विशेष ध्यान अल्पसंख्यक कल्याण और विकास पर केंद्रित किया गया। इसका जो मुख्य कार्य है शिक्षा, स्वराज, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू करना है, स्कॉलरशिप, माइक्रो फाइनेंस योजना प्रदान करना है, अल्पसंख्यक अधिकारियों की सुरक्षा और उनकी संरक्षण करना है। मुख्य योजनाएं जैसे कि नई मंजिल स्कीम, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, सीखो और कमाओ स्कीम शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड है। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NMDFC वित्तीय सहायता भी करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM इज लोकेटेड, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है जयपुर में, पटना में, भोपाल में या कोलकाता में। तो इसका जो मुख्यालय है ये था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM भारत में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। इसका जो मुख्यालय है यह कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। NCSM राष्ट्रीय विज्ञान केंद्रों संग्रहालयों का नेटवर्क संचालित करता है। यह परिषद विज्ञान शिक्षा, प्रदर्शन, जन जागरूकता के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स और प्रदर्शनी आयोजित करती है। इसकी स्थापना 1978 में। मुख्य कार्य जो है विज्ञान तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है, बच्चों और युवाओं के लिए विज्ञान केंद्र संग्रहालय चलाना है, विज्ञान प्रदर्शनी कार्यशालाएं आयोजित करना है। इसके जो मुख्य कार्य हैं, प्रमुख विज्ञान केंद्र देख लेते हैं। कोलकाता साइंस सिटी, यह जो है सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली में भी इसके केंद्र स्थित है। संबंधित कौन सा मंत्रालय है? तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम 2025, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 वेयर ऑर्गेनाइज इन, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए? गुजरात में। हुए नहीं, होंगे, अभी हुआ नहीं है, ध्यान रखना है, होंगे यहाँ पे बना लीजिएगा, माय मिस्टेक। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो यह है
राजस्थान के जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन जो है राजस्थान के जयपुर में नवंबर 2025 में किया जाएगा। यह जो है इसका 5वां संस्करण है और इसे पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। इस प्रतियोगिता में लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालय, 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जो 20 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्थान कहाँ है, यानी आयोजन स्थल जो है राजस्थान का जो जयपुर है यहाँ पर। उद्घाटन जो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। अन्य स्थान जगतपुर शूटिंग रेंज, राजस्थान विश्वविद्यालय और पूर्णिमा विश्वविद्यालय। यह आयोजन राजस्थान में जो है पहली बार हो रहा है, जो राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रतियोगिता में जो है एथलेट्स हुआ, स्विमिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे प्रमुख खेल जो विधाएं हैं शामिल रहेंगी। नेक्स्ट है दीवान ए ईसा ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत डील्ट विथ। दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किससे संबंधित था, आपको बताना है। पब्लिक वर्क्स के, रिलीजन मैटर से, बिजनेस मैटर से, या स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस से, या राज्य पत्राचार से। तो जो डी है यही राइट हो जाएगा, राज्य पत्राचार से रिलेटेड था। तो दीवान ए ईसा दिल्ली सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण विभाग था। इसका जो मुख्य कार्य था सुल्तान और राज्य के बीच पत्राचार, स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग को संभालना और राज्य दस्तावेजों को जो है लेखा जोखा को रखना था। इसे जो है सुल्तानी शासन की प्रशासनिक प्रणाली में महत्वपूर्ण माना जाता था। ईसा शब्द का अर्थ है लेखन, पत्राचार और अभिलेख तैयार करना। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। दीवान ए अर्ज, यह जो है सेना और सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड है। दीवान ए रियासत, दीवान ए वजारत, वित्त और राजस्व से है। दीवान ए इंसा, यह जो है राज्य पत्राचार और प्रशासनिक लेखा से। दीवान ए खैरत या दीवान ए मजलिम, यह जो है न्याय और शिकायतें से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और शाही सुल्तानों ने इस विभाग में महत्वपूर्ण बनाया है। इस विभाग को जो है दीवान ए ईसा के तहत जो है राज्य पत्र, फरमान, रॉयल ऑर्डर और दफ्तरी काम में होता है, दफ्तरी काम होता है। NGCMA वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। NGCMA की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। 2009 में, 2002 में, 2000 में, या यहाँ पे कुछ और कर लीजिए क्योंकि इसकी स्थापना जो होती है 2002 में होती है। ठीक, तो NGMA का जो पूरा नाम है नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी। इसे जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST द्वारा 2002 में जो है स्थापित किया गया था। लास्ट देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFC वाज सेटअप इन। औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। 1948 में, 1970 में, 1956 में, या 1975 में। आपको बताना है कि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है 1948 में भारत सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है भारत के उद्योगों के लिए जो है दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। IFCI ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण यानी लोन्स और वित्तीय परामर्श, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की जो है सुविधाएं दी हैं। यह भारत का पहला औद्योगिक वित्त निगम था और यह जो है विशेष रूप से स्टार्टअप और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए जो है फंडिंग दिया जाता था। इसकी स्थापना जो होती है 1948। इसके जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। जो उद्देश्य क्या है, तो उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, आर्थिक विकास और औद्योगिक संरचना का विकास करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। IFCI ने भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभाई। बाद में इसके कई कार्यों और सेवाओं को अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों में स्थानांतरित कर दिया गया। तो गाइज 20 क्वेश्चन आप लोगों को PYQ जो क्वेश्चन थे आप लोगों को करा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को लाइक ज़रूर करें और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज़ की जो है वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।